हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हमने जब सेल के बारे में स्टडी की थी तो उसमें देखा था। तो जो सेल होती है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो सेल के अंदर कुछ स्मॉल ऑर्गन्स या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्मॉल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सभी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर जो एक थिक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये थिक फ्लूइड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक स्मॉल ऑर्गन है जो कि सेल की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। नाउ हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क होता है जिसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे ER से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम देख सकते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि यहाँ पे न्यूक्लियस से यहाँ पे अटैच्ड है। ये न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच्ड होता है। जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कुछ पोर्स होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, और ये जो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे अटैच्ड होता है। जैसे कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके जो यहाँ पे बीच में स्पेस है और ये जो ल्यूमन है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। तो इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस से ही यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देखेंगे कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो सेकंड है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो पीट लाइक अपीयरेंस देता है, एक डॉट जैसा होता है, एक ग्रेन्यूल्स जैसा होता है। तो ये एक रफ अपीयरेंस देता है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे एकदम स्मूथ अपीयरेंस होता है, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नाउ डेफिनेशन देखते हैं। An interconnected network of flattened membrane enclosed sacs known as cisternae in the RER। इसका क्या मतलब है? जो ये फ्लैटेंड, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि फ्लैट सैक्स है, बिल्कुल फ्लैट है और मेम्ब्रेनस है, तो इस लॉन्ग फ्लैटेंड सैक्स को सिस्टर्ने कहते हैं। जो ये सिस्टर्ने होता है तो ये सारे सिस्टर्ने मिलके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। तो ये सिस्टर्ने लॉन्ग होता है, फ्लैटेंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन एनक्लोज होता है। तो ये सिस्टर्ने होता है और ये सिस्टर्ने से ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। एंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स इन द SER। जो ये ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। नाउ जो सिस्टर्ने है, तो सिस्टर्ने के अंदर मटेरियल जो भी होता है वो फ्लो करता है। तो जहाँ पे फ्लो करता है, मतलब जिस स्पेस में, मतलब जो फ्लो करता है, तो सिस्टर्ने के बीच में जो स्पेस होता है, जो ल्यूमन होता है सिस्टर्ने का, उसे सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। तो सिस्टर्नल स्पेस में ही वो मटेरियल जो बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो फ्लो करता है। एक चीज़, जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहाँ पे न्यूक्लियस से एक्सटेंड होता है, मतलब कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस से यहाँ पे एक्सटेंड होता है न्यूक्लियस से। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन तक
करता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस से मतलब न्यूक्लियस से एक्सटेंड करता है और सेल मेम्ब्रेन तक ये कंटिन्यूस करता है। नाउ हम देखते हैं कि जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके 3 फॉर्म होते हैं, ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। जो फर्स्ट फॉर्म है सिस्टर्नल और लेमिनर फॉर्म। तो जो सिस्टर्नल फॉर्म होता है दीज आर फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सैक लाइक एलिमेंट्स। हमने जैसे पढ़ा था अभी सिस्टर्नल फॉर्म के बारे में। तो ये जो होते हैं सिस्टर्नल ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट होता है, लॉन्ग होता है और अनब्रांच्ड होता है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती है। तो ये इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिसको सिस्टर्नल बोलते हैं। सेकंड इज ट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलर फॉर्म। ये इरेगुलर होती है, ब्रांच ट्यूब्स होती है और बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो ये इरेगुलर होती है और ये ब्रांच में प्रेजेंट होती है। तो इन ट्यूब्यूल्स से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। सिस्टर्नल फॉर्म से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्यूबुलर फॉर्म से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। जो तीसरा फॉर्म है वो है वेसिकल्स या वेसिकुलर फॉर्म। ओवल और राउंडेड शेप में होता है। ये जो वेसिकल्स है ओवल और राउंडेड शेप में है और वैक्यूल लाइक एलिमेंट्स होता है। इसका मतलब ये कि जो वेसिकल्स है वो कोई मटेरियल को कंटेन करके रखते हैं। तो ये वेसिकल्स बनते कैसे हैं? जब भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई मटेरियल बनता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, फिर प्रोटीन जो होता है वो मेम्ब्रेन तक आता है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ये बड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो बड लाइक स्ट्रक्चर है वो बनाती है और यहाँ पे ये जो बड होता है वो अलग हो जाता है मेम्ब्रेन से। तो ये अलग होके वेसिकल बना लेते हैं। तो ये वेसिकल के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कंटेन होता है। तो और ये वेसिकल क्या करते हैं, जो गोल्जी बॉडीज होता है उसके साथ जाके फ्यूज़ हो जाते हैं और ये आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स निकलेंगे तो ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होता है। तो जो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी वेसिकल्स बनेंगे वो लिपिड का ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो ये वेसिकल्स है वो गोल्जी एपरेटस को में जाके फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होती है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम टाइप्स पढ़ते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER से डिनोट करते हैं और इसे ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये ग्रेन्यूल की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद बम्पी रफ और बीट लाइक अपीयरेंस। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बम्पी होता है, रफ अपीयरेंस होता है, बीट लाइक अपीयरेंस होता है। नाउ the rough endoplasmic reticulum contains 2 types of glycoproteins, riboforin 1 and riboforin 2. These are present for the attachment of ribosomal subunits. जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके ऊपर 2 टाइप्स के ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। तो इनका क्या काम होता है, जो कि ये राइबोसोम होते हैं उसके अटैचमेंट में ये काम करते हैं। तो इन ग्लाइकोप्रोटीन से ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। नाउ RER अटैच्ड टू न्यूक्लियर एनवेलप forms direct connection between perinuclear space and lumen of endoplasmic reticulum. जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डायरेक्ट न्यूक्लियस से अटैच होता है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पेरीन्यूक्लियर स्पेस और ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ये न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसका जो ल्यूमन है पेरीन्यूक्लियर स्पेस और जो ल्यूमन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ताकि यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट हो सके।
तो जो भी न्यूक्लियस के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं या सब्सटेंस बनते हैं, उनका यहाँ से डायरेक्ट मूवमेंट हो सके, इसलिए ये कनेक्शन बनाते हैं। तो मेनली यहाँ से mRNA का मूवमेंट होता है। तो मैसेंजर आरएनए का मेनली यहाँ से मूवमेंट होता है, क्योंकि ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो जब भी यहाँ से mRNA यहाँ से मूवमेंट होगा, जब वो ल्यूमन में आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, देन वो राइबोसोम में जाएगा। जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, वो अमीनो एसिड की जो चेन होती है उससे एक प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। देन वो जो स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन है वो बाद में यहाँ पे ल्यूमन में आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में आता है। देन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में आके कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड हो जाता है। तो प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड हो जाता है, उससे ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, यहाँ पे आके वो बड बना लेती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो एक बर्ड बना लेती है। और फिर ये बर्ड बन के ये वेसिकल में फॉर्म हो जाते हैं। तो कुछ प्रोटीन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहते हैं, और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन बना के वो वेसिकल्स में आ जाते हैं, और ये वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस के पास जाके फ्यूज़ हो जाता है। तो जो गोल्जी अपरेटस है उसके अंदर कुछ फर्दर प्रोसेसिंग होती है, कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन को जिनको उससे कुछ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे पहुंचाना होता है, तो उनको वो अपने पास ही रखता है, और कुछ वेसिकल्स के थ्रू वो गोल्जी अपरेटस में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और कुछ जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने होते हैं उसे वो सेल के आउटसाइड में ट्रांसपोर्ट कर देता है। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन degradation of worn out cytoplasmic organelles like mitochondria। इसका मतलब ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है किसमें, डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। जो कि कोई पुराने ऑर्गेनल्स हो गए या डैमेज्ड ऑर्गेनल्स हो गए, जो भी स्मॉल ऑर्गन है सेल के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड और भी अदर ऑर्गेनल्स हैं, अगर वो पुराने हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, जो कि सेल के लिए टॉक्सिक होता है या हार्मफुल होता है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसके अराउंड रैपिंग कर लेता है। तो वो रैपिंग करके एक वैक्यूल बना लेता है। तो वो एक इस तरह से वैक्यूल बना लेता है, उसको रैप कर लेता है ऑर्गेनल को, और उसके वैक्यूल के अंदर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस है वो उस वैक्यूल में आ जाता है। देन ऑटोफेगोसोम के थ्रू वो उस हार्मफुल सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर लेता है। तो जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और ये प्रोटीन को पैकेजिंग करता है, देन ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सबसे ज़्यादा काम इसका कहाँ पे होता है, लीवर सेल्स में और पैंक्रियाटिक सेल्स में। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेकेंड टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम SER से भी डिनोट करते हैं, और हम देखते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका स्मूथ अपीयरेंस होता है, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसे ग्रेन्युलर रेटिकुलम भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स की वजह से यहाँ पे ग्रेन्यूल दिखते हैं, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे राइबोसोम नहीं होते, इसलिए यहाँ पे ग्रेन्यूल लाइक अपीयरेंस नहीं होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, इसलिए ग्रेन्युलर रेटिकुलम होता है ये। ना फॉर्म्ड बाय मैनी इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत सारी ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। तो ये बहुत सारी जो ट्यूब्यूल्स होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो इंटरकनेक्टेड होती है। तो
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी से ही फॉर्म होता है। नाउ synthesis of known protein substances such as cholesterol, lipids, including steroids and their storage। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड सब्सटेंसेस या नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स या लिपिड्स है, उनका ये सिंथेसिस करता है। तो ये सिंथेसिस भी करता है, उनकी स्टोरेज भी करता है और उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। देन इसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है, तो इसकी मेम्ब्रेन से यहाँ पे बर्ड बनता है और इस बर्ड में वो लिपिड सब्सटेंसेस होता है। देन ये मेम्ब्रेन यहाँ से अलग हो जाती है और ये वेसिकल्स में वेसिकल्स बनाती है और इस वेसिकल के अंदर वो लिपिड सब्सटेंस होता है। तो ये वेसिकल के थ्रू ये गोल्जी अपरेटस में ये ट्रांसपोर्ट करती है लिपिड को और कुछ लिपिड को ये सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करती है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो ग्लाइकोलिपिड बाइलेयर से ही मिलके बनी होती है। तो जो लिपिड के सब्सटेंसेस है वो गोल्जी अपरेटस में चले जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन, और कुछ लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन में चले जाते हैं। तो और भी ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं नॉन प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नाउ रोल इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इन एंजाइम का क्या काम होता है, ये सेल के अंदर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो उसका ये काम होता है। नाउ कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो SCR होता है वो कैटाबॉलिज्म में भी काम करता है कि जो कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो लीवर के अंदर क्या होता है कि कुछ जैसे हम कोई ड्रग लेते हैं या कोई कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, तो जो ये SCR क्या करता है उनको डिटॉक्सिफाई करता है। तो वो उनको एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। नाउ एक टर्म है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टोर करता है और मेटाबॉलिज्म करता है कैल्शियम का। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी होता है और उसका स्टोरेज भी होता है। तो ये मेनली कहाँ होता है, स्केलेटल मसल सेल्स में और कार्डियक सेल्स में। तो क्या होता है कि जब भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को या कभी कुछ इमरजेंसी हो गई तो हमारी बॉडी को जब ज़रूरत होगी तो जो ये मसल सेल्स और ये कार्डियक सेल्स में क्या होता है कि ये कैल्शियम में क्या होता है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम को रिलीज़ करता है जो कि नेसेसरी होता है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कि जब भी कुछ इमरजेंसी हो गई तब हमें आसपास के एनवायरनमेंट से कैल्शियम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।